तो मेरे प्यारे बच्चे सुनिए, सारे डेरिवेशन करते हैं बुक 2 के बिना टाइम वेस्ट किए। मैं तुम्हें नाच के गा के नहीं पढ़ाने वाला अभी तो फिलहाल, तो कोई भी बोर फील नहीं करेगा तुम में से, खास करके तुम लोग आधे घंटे बाद क्या क्या कहाँ से उबासी लेना स्टार्ट कर देते हो। आधे घंटे बाद ही वो वहाँ पर बीच में बैठ के आंखें, आज तो कोई स्कूल से नहीं आया ना, तो ऐसी आंखें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं सबकी आंखों को देखता रहूँगा, यही मेरा काम है, ठीक है। तो शुरू, हाँ चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हें पार्टी भी देंगे, पार्टी में बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा आशीर्वाद, ठीक है। तो देखो सॉलिड्स में हम पढ़ेंगे, देखो सारे चैप्टर के डेरिवेशन करने हैं। मैंने सॉलिड उठाया है। सॉलिड में एक ही डेरिवेशन है जो बार बार आता है, इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी ऐसा टॉपिक है जो बार बार आता है, तुम्हें वही आना चाहिए। अब बोलोगे सर इलास्टिक एनर्जी होता क्या, मैं चल अपनी भाषा में समझाता हूँ तेरे को, तू ये लिख के आ जियो सही होगा। देख मेरी भाषा में समझ बेटा, अरे ध्यान दे बेटा। मैंने कहा यहाँ पर एक वायर है, वायर क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वायर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ये एटम्स ना, एटम्स एक दूसरे को ऊपर खींचेंगे अगर हमने इसको नीचे खींचा तो, एटम्स एक दूसरे को ऊपर खींचते हैं अगर हम नीचे खींचे तो सुनो, अगर मैं इसको नीचे खींचना चाहता हूँ, इस वायर का लेंथ अगर L है और मुझे चेंज करना है इसको डेल्टा L, इतना लेंथ को चेंज करना है, इतना लंबा करना है वायर को, तो क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैंने फोर्स लगाया तो मैंने वर्क किया, क्या किया। अगर मैंने वर्क किया तो मैंने सुबह खाना पीना खाया था, मैं थक गया। अगर मैं थक गया तो मेरी एनर्जी कहाँ गई। तुम बोलोगे सर आपकी एनर्जी खत्म हो गई, तो एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है। तो पक्का मेरी बॉडी से जो एनर्जी गई वो इसके अंदर भर गई, इसके अंदर स्टोर हो गई, तो उसी को बोलते हैं हम इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर, उसी एनर्जी को हमें फाइंड करना, इसकी डेरिवेशन करनी है हमें। तो देखो एनर्जी जो होता है वो वर्क होता है, क्या होता है, वर्क। और जो वर्क किससे निकलता है, वो निकलता है एवरेज फोर्स, ठीक है ना, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स क्या, वर्क होता क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने किया है डेल्टा L, कितना किया है डेल्टा L। और एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं, तो एवरेज मतलब इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियली तो फोर्स 0 था, फाइनली कितना लगाया हमने, फोर्स F लगाया, और एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड करो, तो ये डेल्टा L। तो देखो ये एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा L, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका वर्क आ गया 1/2 F इंटू डेल्टा L। और मेरे प्यारे बच्चों इसी वर्क को बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। यही वर्क जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इसको बोला हमने इलास्टिक एनर्जी। क्या बोला हमने इसको, इलास्टिक एनर्जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, वो ना आपसे मजे लेगा, वो बोलेगा इसको कन्वर्ट करो अलग अलग चीज़ में। तो चलो मैं अगला इसमें बता रहा हूँ, अगला ये भी आ सकता है, इसी से आ सकता है। बोलेगा आपसे एनर्जी डेंसिटी बताओ, क्या बताओ, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में कुछ नहीं करना होता मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो एनर्जी को जब एनर्जी डेंसिटी बनाना है ना, कुछ नहीं करना, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। मैं बोलूँ आपसे मास डेंसिटी, तो आप बोलते हो मास अपॉन वॉल्यूम। मैं आपसे बोलूँगा चार्ज डेंसिटी, तो आप बोलोगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मैं बोलूँगा कुत्ता डेंसिटी, तो कुत्ता अपॉन वॉल्यूम। जानवर डेंसिटी, तो जानवर अपॉन वॉल्यूम। बात समझ में आ गया। तो ऐसे एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, अरे ध्यान से, क्या हो गया, बहुत दिस इज वेरी रॉन्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, मैंने कहा कुत्ता डेंसिटी मतलब कुत्ता अपॉन वॉल्यूम, और यहां पर है एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेकिन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, देखो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, ये एनर्जी को मैंने सिंबल क्या दिया, U, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1/2 F डेल्टा L। यहां भी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, और वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। किसको नहीं पता वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हमेशा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हमेशा, तो ये वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ। मैं लिख देता हूं वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। क्या कहलाएगा ये, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस। क्या होता है, स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन स्ट्रेन। तो आपसे कोई बोलेगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जिसको ये समझ नहीं आया कि ये वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, वो याद कर लो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा एरिया इंटू लेंथ होता है। बस अब कैसे भी याद कर लो, मुझे नहीं पता तुम कैसे याद करोगे, तुम क्या तरीका लगाते हो। तो देखो सॉलिड का यही डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है। कई बार है ना, आपसे कुछ भी करने के लिए आए तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो कि आप चाहो तो ये लिख सकते हो, जो
यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई एनर्जी को ना कन्वर्ट कर दो यंग्स मॉडुलस में, एनर्जी को कन्वर्ट कर दो, तो आप कुछ मत करना, स्ट्रेस देखो यहाँ से स्ट्रेस कहाँ गया, ये रहा, इस स्ट्रेस को उठाओगे ना स्ट्रेस तो हो जाएगा गामा टाइम्स स्ट्रेन, गामा टाइम्स स्ट्रेन, तो ये हो गया स्ट्रेस, क्या हो गया स्ट्रेस। और मैंने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो आप कुछ मत करना, यहाँ पर जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस यहाँ ये वाला पुट कर देना, तो गामा स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन का स्क्वायर। ये प्रूफ करने को आ सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। फ्लूइड बोला मैंने, फ्लूइड। बेटा देखो फ्लूइड चैप्टर में कुछ आए ना आए, दो डेरिवेशन बहुत फेमस है, पहला बर्नौली और दूसरा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, कौन सा, ठीक है, और एक्सेंट फॉर्मूला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो पेपर में आएगा वो ये वाला बर्नौलीज थ्योरम। तो यही हम अच्छे से करने जा रहे हैं, यही वाले, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मतलब आप कुछ भी मत करके जाओगे तो ये करके जाओगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बर्नौलीज थ्योरम वाला कर रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम यही एग्जाम में आने वाला है, मान के चलो आपको यही करवा रहा हूँ मैं। सुनो बर्नौलीज थ्योरम में क्या है, करना है कैसे, समझना बड़ा आसान है। देखो मैंने कहा कि देखो यहाँ पर एक पाइप लेते हैं, ये धरती हमारी क्या है, धरती, ठीक है ना, सुनील शेट्टी वाला डायलॉग याद है, ये धरती मेरी माँ है। तो ऐसे ही मान लो ये धरती है, यहाँ पर पाइप है, यहाँ तक हाइट h1 है, यहाँ पर हाइट h2 है, और मैंने एक कहानी लिखी, कहानी क्या लिखी है कि भाई बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड, जिसके अंदर कोई क्या ना हो, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन ना हो, लेमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। स्ट्रीमलाइन मतलब बिल्कुल एकदम मस्त वाला फ्लो हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम सा फ्लो नहीं होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड मतलब पानी के लेयर में कोई क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस के बिना चल रहा है, वो टर्बुलेंट नहीं है, स्ट्रीमलाइन है, कैसा है। तो ऐसे फ्लूइड के लिए हमारा बर्नौलीज थ्योरम वैलिड है। अच्छा तो करते कैसे बर्नौलीज थ्योरम, कहानी को समझो, कहानी को। तो कहा जाता है कि देखो भाई यहाँ पर हाइट h1 है, यहाँ पर हाइट h2 है। अब समझना बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, कर रहा है कैसे। ये क्या कहता है क्या नहीं कहता वो बात अलग है। देखो कहता क्या है, देखो ये कहता है कि मान लो यहाँ का प्रेशर P1 है, प्रेशर क्या है P1, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V1, यहाँ प्रेशर है मान लो P2, फ्लूइड की वेलोसिटी है V2। तो कहता है देखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल होना चाहिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये है बर्नौलीज थ्योरम। वो कहता है यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब सभी एनर्जी का सम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का सम जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर होगा, यही बर्नौलीज थ्योरम है। अगर कोई बोले डेफिनेशन बताओ, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज, जितना यहाँ होगा उतना ही वहाँ होगा, जितना इस एंड पर होगा उतना ही उस एंड पर होगा, हर एंड पर एनर्जी का सम सेम रहने वाला है। यही बर्नौलीज थ्योरम है और इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टेटमेंट लिख लो फिर हम चलो मैं बता देता हूँ। देखो तो प्रूफ, देखो प्रूफ बड़ा आसान है इसका। हम लिखेंगे, देखो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जब भी वर्क होता है ना, वर्क वो हमेशा एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है ना, वर्क इज ऑलवेज ब्रिंग्स चेंज इन एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी था। अब यहाँ पर पोटेंशियल भी आ जाएगा क्योंकि हाइट भी है ना, हाइट, तो पोटेंशियल भी आ गया। अच्छा तो वर्क हमेशा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा अगर मैं काइनेटिक की बात करूँ तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अरे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये देखो वर्क हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना, चेंज के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, mgh, तो mg, ठीक है ना, H2 माइनस H1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, H2 माइनस H1, और यहाँ पे डेल्टा लगा रहा हूँ। डेल्टा मतलब चेंज ना, अरे यार डेल्टा यानी चेंज। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अरे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही बन जाएगा, मैंने कॉमन ले रखा है, नहीं समझा मेरी बात को। वैसे ये भी हमने कॉमन ले रखा है, देखो ये mgh2 है माइनस mgh1 है। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बड़ा आसान तरीके से बता दिया मैंने। अब
क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब वर्क किसके बराबर होता है तो याद करो वो दिन। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं, वर्क हमेशा होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। भूल मत, वर्क क्या होता है? प्रेशर इंटू। देख भाई यहाँ पर खुल के समझ, तू खुल के, ये पानी ऊपर कब जा पाएगा? जब यहाँ पर प्रेशर हो, क्या हो? और कुछ ना कुछ प्रेशर वहाँ भी होगा, जो हवा लगा रहा हो, कुछ ना कोई लगा रहा हो। तो जो भी यहाँ पर वर्क हो रहा है ना, वो वर्क कब हो पाएगा? जब कोई प्रेशर लगाए। क्या लगाए? तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो वर्क होता है, वर्क, वो वर्क हमेशा किसके बराबर होता है? वर्क इज ऑलवेज, जो वर्क है हमेशा होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इंटू, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ठीक है ना, तो हम लिखेंगे P2 माइनस P1 इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M G H2 माइनस H1। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा। अब मेरी बात को सुन, मेरी बात को सुन। अब तू कुछ मत कर, तू बड़े प्यार से इस डेल्टा V को सबसे डिवाइड कर दे। आ जाएगा P2 माइनस P1, क्या आ गया? P2 माइनस P1, यहाँ डेल्टा V को डिवाइड कर दे, डेल्टा M बाई डेल्टा V। ठीक है, तो ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डेल्टा M बाई डेल्टा V G, यहाँ हो गया H2 माइनस H1। अब पता क्या हो गया ये? अब समझना, छोटी सी बात देख, ध्यान से। यहाँ पर हो गया ये डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। तो ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस, ये भी क्या हो गया? डेंसिटी। देख भाई, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी का सिंबल होता है रो। तो ये रो हो गया, ये G हो गया, ये H2 माइनस H1 हो गया। अब मेरी कहानी को समझ, P2 माइनस P1, तो क्या यहाँ से तू वन वाले के साइड, चल इसको पहले खोल ले, तो एक काम कर, खोल ले इसको, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, रो G H2 माइनस रो G H1, और यहाँ पर क्या है? P2 माइनस P1। और मैं तुझसे प्यार से कहता हूँ कि वन वाले को वन के साइड, टू वाले को टू के साइड, तो देख क्या बन जाएगा, देख। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2 इज इक्वल टू P1 प्लस, देख ये हाफ रो V1 स्क्वायर। बात समझ पा रहे क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है ना? अच्छा, सब कुछ सही चल रहा है ना? देखो ये, अच्छा P1 को इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा माइनस का दिक्कत तो नहीं आ रहा कहीं पर? ये P2 है, इसको लेके आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, यहाँ पर मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर P1 माइनस P2 होगा, इसलिए साइन गड़बड़ आ रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सोच, प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा? अरे प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा? P1 ज़्यादा होगा तभी तो पानी ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। अगर P1 तेरा कम पड़ गया, P1 नीचे वाला प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा में से कम को माइनस करना पड़ता है, वरना आगे आंसर हमारा सही मैच नहीं कर पाएगा। अब मुझे बता, क्या यहाँ पर मैं ठीक कर दूँ इसको? फटाफट ठीक करता हूँ। देखो आंसर हमारा आ चुका है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2। अब क्या करना है? P1 ये रहा, वन वाले इधर ले आ, तो हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको ले आया मैं इस तरह प्लस में, वैसे वन वाला इधर ले आ, रो G H1 इज इक्वल टू, ये तो है ही, P2 इधर जाएगा, P2 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो। तो क्या हमने प्रूफ कर दिया कि प्रेशर एनर्जी, अच्छा V2 हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा मैंने गलती करी है, रो जी ये हो गया ना। सुनो क्या क्या हो गया, P2 हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रो जी H2 हो गया। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हमने प्रूफ कर दिया? देखो अगर ये तुम कहीं और से सीखोगे तुम्हारे धज्जियाँ बिगड़ जाएगी। पहले मैंने कराया था एक अलग मेथड है, NCERT मेथड, ये करवाया है मैंने तुम्हारे टीचर का मेथड, जो तुम्हारे टीचर चाहते हैं एग्जाम में। दोबारा अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम की बात करूँ तो ये बहुत मजाक हो गया। सुनो, पाइप टेढ़ा सा बनाया, P1 V1 हाइट 1 H1, P2 V2 H2, हमें प्रूफ क्या करना है? P1 प्लस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये सब प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो जो प्रूफ करना है मैंने ऊपर लिख लिया, ये प्रूफ करना है हमें, यही बर्नौलीज थ्योरम है। इस प्रूफ करने के लिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट उठाया है और उसको बस मैंने सॉल्व किया। देखो मैंने बोला वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर, तो काइनेटिक का क्या हो जाएगा? हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डेल्टा M G H2 माइनस H1। फिर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू, अब मैंने प्रेशर P1 माइनस P2 लिखा कि जो ज़्यादा में से कम को माइनस करना है ना। फिर यहाँ पर क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे किया, डेंसिटी बन गया, क्या बन गया? अब तो मैंने ब्रैकेट खोला है ना, अरे ब्रैकेट खोला नहीं आएगा तुम्हें? ब्रैकेट खोल के सेपरेट कर लिया, 1 को 1 को और 2 को 2 से, तो हमारा बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ हो गया। इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते। अरे लास्ट के स्टेप में कंफ्यूज तो नहीं हो ना भाई? मैंने कुछ नहीं किया, वन वाले को वन वाले के साथ, टू वाले को टू के साथ, प्लीज इतना एडजस्ट कर लेना, टाइम कम है इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ।
22 चैप्टर में अब ना बिल्कुल तहलका मचाने वाला टॉपिक, ये मान के चलो हर 2 साल में रिपीट होता है। और तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कौन सा टॉपिक है, पहले समझ लो स्टॉक्स लॉ क्या होता है। स्टॉक्स लॉ, स्टॉक्स लॉ के बाद ही आप ड्राइव कर पाओगे स्टॉक्स लॉ। स्टॉक्स ने क्या बोला, स्टॉक्स ने बोला देखो अगर एक बॉडी है, बॉडी ठीक है, स्फेरिकल बॉडी मान लेते हैं जिसका रेडियस है आर, रेडियस क्या है आर, मान लो ये किसी लिक्विड में गिर रहा है, किसी फ्लूइड में गिर रहा है, एयर में गिर रहा है, कहीं भी गिर रहा है, तो जब ये गिरेगा ना तो हवा इस पर उल्टा फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और जो फोर्स होगा वो होता है 6 पाई आर नीटा वी। आप बोलोगे सर नीटा क्या है, तो नीटा है बेटा कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था ना फ्रिक्शन, वैसी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिसका नीटा ज़्यादा वो ज़्यादा विस्कस होगा। शहद का नीटा ज़्यादा होगा, शहद का मतलब क्या, हनी का नीटा ज़्यादा होगा क्योंकि वो उसका विस्कस बहुत ज़्यादा है। कीचड़ का भी, दलदल का बहुत ज़्यादा होगा, दलदल में चलना बड़ा मुश्किल है, दलदल पकड़ लेता है, तो दलदल का ये कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होगा। तो समझ में आएगा कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो इसको, ठीक है। अब सुनो तो ये स्टोक्स लॉ था, क्या था ये। अब वैसे ही हमारे पास ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टर्मिनल वेलोसिटी, देखो इसकी डेरिवेशन आती है एग्जाम में कि ड्राइव टर्मिनल वेलोसिटी, ड्राइव टर्मिनल। अब सुनो ये कैसे ड्राइव किया जाता है, तो कहा जाता है देखो सुनो, कहते हैं कि मान लो एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, किसी विस्कस मीडियम, किसी फ्लूइड में ये गिर रहा है। मान लो पानी ले लिया मैंने, क्या ले लिया, पानी या फिर कुछ भी ले लिया। जब ये गिरेगा तो पता क्या होगा, सोचो, इसको ऊपर एक नीचे लग रहा होगा mg, क्या लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा एक तो 6 पाई आर नीटा भी लग रहा होगा, अभी तो बताया मैंने। लेकिन लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। क्या बोलते हैं, तो ऊपर एक और फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ। तो हमें करना क्या होता है, हमें इस वेलोसिटी को निकालना होता है। यही वेलोसिटी कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। जब सुनना 6 पाई आर नीटा वी प्लस फोर्स ऑफ बायोंसी mg के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी निकलती है वो वेलोसिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होती है, उसे अब हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो वेलोसिटी आएगा वो झटके वाला नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, अगर मेरे पे फोर्स बैलेंस ना हो तो मैं झटका खाऊंगा, लेकिन अगर फोर्स बैलेंस है तो स्मूथली चलूंगा मजे से, है ना। तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस है तो आराम से गिरता है एकदम। अरे पबजी में नहीं देखा तुमने, पहले झटके से फिर आराम से गिरता है पैरासूट में, तो बोलते हैं उसको टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें निकालना है, यानी ये वाला वेलोसिटी निकालना है, ये वाला वेलोसिटी। तो ये क्या, ये तो मजाक हो गया। देखो vt क्या आ जाएगा, सोचो, पहले मैं mg में से fv को माइनस कर दूंगा, फेसबुक को माइनस कर दिया मैंने, फोर्स ऑफ बायोंसी, और जो ये वाला पार्ट इससे डिवाइड कर दूंगा 6 पाई आर नीटा, तो आंसर आ गया मेरा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यही फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। अब हम इसको हल्का सा चेंज कर देंगे, फोर्स ऑफ बायोंसी यहाँ पर पुट कर देंगे, फोर्स ऑफ बायोंसी यहाँ पर। ये पता क्या हुआ, पहले मैंने इसको माइनस किया है और जो बचा हुआ पार्ट है इसको डिवाइड किया है। इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। अब फटाफट फोर्स ऑफ बायोंसी निकालो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो, इसको इक्वेशन 1। अब फोर्स ऑफ बायोंसी निकाल के इसमें पुट कर दो। तो फोर्स ऑफ बायोंसी देखो कैसे निकालेंगे। फोर्स ऑफ बायोंसी पता है क्या होता है, चलो मैंने बोला ये इसका सिग्मा क्या पता है, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी सिग्मा है। और मैंने रो बोला, रो लिक्विड का डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। देखो मैं आपको ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ सारी बातें। अब फोर्स ऑफ बायोंसी पता है क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मैं इसका फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, आपको रट्टा मार लेना। ये हमेशा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। ये फोर्स ऑफ बायोंसी का फॉर्मूला है, याद कर लो, बचपन में पढ़ा आपने। क्या होता है फॉर्मूला बायोंसी का, डेंसिटी लिक्विड का लेना है, जो लगाता है फोर्स। देखो जो लगाता है फोर्स, लगाता कौन कौन है, एक तो एक ग्रेविटी लगाता है और एक लिक्विड। तो ग्रेविटी भी लिख दिया, लिक्विड भी लिख दिया। लगता किस पर है, बॉडी पे, तो वॉल्यूम बॉडी का लेना है। याद हो गया, लगा कौन कौन रहा है, एक तो लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी लेना है, और लग किस पे रहा है, बॉडी पे, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले लिया। अब यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो वेलोसिटी टर्मिनल कितना आ गया, देखो m इंटू जी, यहाँ पर आ गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी बाई 6 पाई आर नीटा। ठीक है, जिस बच्चे को आगे इसको बढ़ाना है, जिसको नहीं बढ़ाना, जिसको डर लग रहा है इससे कॉन्सेप्ट से मत बढ़ाना, आगे मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है ये। हम चाहे तो मास को भी डेंसिटी में कन्वर्ट, वैसे ये सही है,
तुम्हारा टीचर बुद्धिमान हुआ तो आंसर दे देगा, ठीक है। अगर बुद्धिमान नहीं है तो तुम थोड़ा और कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मुझे पता है कि मास हमेशा क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। सुनो सुनो, अब ये जो मास है बॉडी का है, किसका मास है, समझो मैं सिग्मा, सिग्मा मतलब डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ बॉडी बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अरे यही तो होगा, अरे डेंसिटी है ना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकाला, यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर एम की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, सिग्मा इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी बाई 6 पाई आर नीटा। अगर तुम चाहो तो और इसको आगे बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने टर्मिनल वेलोसिटी लिखा, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया मैंने कॉमन। तो अंदर क्या बचा बताओ, अच्छा यार जी छूट गया ना, ये जी भी था ना हमारा, जी छूट गया। देखो यहाँ ये तो मास की जगह पुट किया हमने, एम मास ऑफ बॉडी की जगह पर क्या पुट किया, मास की जगह पर सिग्मा इंटू वी, और जी भी तो था तो जी छूट गया था। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी और जी कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन ले लिया मैंने, वेलोसिटी और बॉडी जी कॉमन ले लिया। तो अंदर सिग्मा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बचा, और नीचे क्या आ गया 6 पाई आर नीटा। तो यही असली इसका डेरिवेशन है, असली मतलब पीछे ही हो गया था, हमने कन्वर्ट किया है बस, समझे। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अरे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ जी, ये सिग्मा, ये रो ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये 6 पाई आर नीटा। तुम्हारा मन करे तो काट देना, वरना ये बिल्कुल करेक्ट डेरिवेशन है। किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप बेवकूफ़ हो। ये क्या बात है सर, बेवकूफ़ हो भाई, क्या करूँ मैंने, क्या बोला, आपको यहाँ तक करके आ जाओगे ना, आपको मान के चलो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ तक आपको 3 मार्क्स में 2.5 मिल जाएंगे, और आधे मार्क्स के लिए ये सब करना। अरे हमने किया क्या है, मेन तो फॉर्मूला निकालना था ना। सुनो दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई बॉडी लिक्विड में जाता है 3 फोर्स लगते हैं, कितने फोर्स लगते हैं, नीचे mg, ऊपर स्टोक्स फ्लो वाला, और एक बायोंसी। और हमने कहा जब तीनों इक्वल होता है तो उस टाइम की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये तीनों इक्वल का मतलब है जब ये दोनों इसको इक्वल कर दे, ये दोनों मिलके इसको इक्वल कर दे, उस टाइम की वेलोसिटी को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या पुट करना है, फोर्स ऑफ बायोंसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड का डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, पुट कर दिया। और मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही पुट कर दिया। फिर वॉल्यूम और कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यही है, ध्यान दो, ये एग्जाम में आता भी है। इसमें करना क्या होता है, हमने एक लिक्विड ड्रॉप देखा, और लिक्विड ड्रॉप में आपको पता है कि एक सरफेस टेंशन लगता है, क्या लगता है, सरफेस टेंशन उसके एरिया को कम करता है, पर बबल हमारा फूटता नहीं है। अगर बबल हमारा नहीं फूट रहा तो अंदर कोई एक्सेस प्रेशर होगा, क्या होगा, वैसे अगर एक लिक्विड हमारे पास लिक्विड ड्रॉप का हो गया तो इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा ना, वही हमें निकालना है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप। अच्छा यहाँ पर लिखा है बबल के अंदर भी, तो ये बबल में ना 2 सरफेस होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, अभी डेरिवेशन करेंगे, तो आंसर आएगा 2t/r, और यहाँ पर 2 सरफेस के कारण इस यहाँ पर आंसर आएगा एक्सेस 4t/r। यानी लिक्विड में बबल में इतना ही फर्क है, यहाँ पर 2 होता है, वहाँ पर कितना होता है 4। हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, हम सिंपल मेथड देख रहे हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है ना, लिक्विड ड्रॉप। इसका डेरिवेशन देखो बड़ा इजी है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, ध्यान से समझो। क्या डेरिवेशन रहेगा कि हमने बोला कि मान लो एक रेडियस है r, रेडियस कितना है r, और यहाँ पर इसका रेडियस हो गया बढ़ के थोड़ा सा dr बढ़ गया, कितना बढ़ गया, dr मतलब हल्का सा बढ़ गया। अगर बढ़ गया है तो यहाँ पर हम वर्क निकाल सकते हैं, पता है। और वर्क पता है क्या होता है, वर्क होता है हमेशा टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। याद करो, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया भी एक वर्क का फॉर्मूला होता है। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया क्या होता है, वर्क का। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो, ये पता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया का मतलब क्या हो गया समझना, T फॉर क्या है, सरफेस टेंशन, T का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई। अब इनको सॉल्व करेंगे तो पता क्या होगा, देखो T 4 पाई कॉमन आ गया, दोनों से कॉमन आ गया। अब बचा r प्लस dr का होल स्क्वायर, r स्क्वायर dr का होल स्क्वायर 2r dr, माइनस में यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर r स्क्वायर बचेगा बस। 4 पाई बाहर ले लिया ना हमने पहले ही। अब देखो यहाँ से जो कट रहा है काट दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, dr स्क्वायर भी चला गया। बोलोगे क्यों चला गया सर dr स्क्वायर, बताओ क्यों चला गया। ये dr का मतलब बहुत छोटा, और छोटे का स्क्वायर और छोटा। मैं बोलूँ 10 की पावर -12 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे 10 की पावर -24, ये तो और छोटा आ गया, तो 0 ही हो गया, खत्म। तो अंदर क्या बचा 2r dr। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क। अब मेरी बात को समझना,
ये वर्क हो गया, क्या हो गया ये वर्क। अगर मैं ऑल्सो बोलूँ, एक और तरीके से वर्क निकाल सकते हैं, एक और का तरीका है वर्क निकालने का, वर्क ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये जो वर्क निकला है किसकी वजह से निकला है, वर्क ड्यू टू सरफेस टेंशन। और एक और वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर के टर्म में। वर्क का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में क्या जानते हो बताओ, प्रेशर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। अच्छा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से जब हम यहाँ पर पुट करेंगे चीज़ों को तो हमें क्या मिलेगा बताओ, फोर्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। अरे गधो याद करो, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना। तो फोर्स यहाँ से टी इंटू एल भी लिख सकता है, तो बाद में टी से टी कट जाएगा, लेकिन चल इसको और सिंपल कर लेते हैं, बड़ा आसान वाला। देखो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया, और यहाँ पर क्या आ गई है डी एक्स, क्या आ गया ये डी एक्स। लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी एक्स की जगह पर डी आर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं डी आर, क्या लिख रहे हैं डी आर। तो ये भी हमारे पास एक वर्क का फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास, ये भी एक वर्क का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये भी देखो, ये भी एक वर्क का फॉर्मूला है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या हो गया प्रेशर इंटू एरिया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि वर्क हमेशा वर्क के इक्वल होता है, वर्क हमेशा वर्क के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 पाई टी 2r dr, ये वाला इसके इक्वल है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी आर। तो देखो क्या डी आर से डी आर गया, क्या डी आर से डी आर गया। अच्छा, और क्या हम कर सकते हैं, एरिया को खोल देंगे। देखो ये हो गया 4 पाई टी 2r, एरिया को खोल दो, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक आर से एक आर जाएगा, 4 पाई से पूरा 4 पाई जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये 2 है, क्या ये 2t, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ से r। तो यहाँ पर क्या हो गया प्रेशर, क्या हो गया, तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अगर वो बोलता है कि ये ड्रॉप लिक्विड नहीं है, कैसा नहीं, क्या नहीं है, अगर ये बबल हुआ, क्या हुआ, तो बबल में ध्यान रखना, बबल में क्या होता है, बबल में 2 सरफेस एरिया था, बबल हैज़ 2 सरफेस एरिया, 2 सरफेस एरिया। सो जो प्रेशर आएगा, प्रेशर वो हो जाएगा 40/r, पी एक्सेस हो जाएगा 40/r। तो ये डेरिवेशन नोट कर लो बेटा, मुझे पता है ये मैंने आपको समझाया नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिक्स हो रहे हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि वर्क का फॉर्मूला था टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को मैंने लिख दिया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या होगा 4 पाई आर प्लस डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया, वर्क मिला, दूसरा वर्क का ये फॉर्मूला था, इक्वेट किया, प्रेशर मिल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब इस चैप्टर में फ्लूइड में एक डेरिवेशन है, पता है कौन सा वाला, सुनो, उसको बोलते हैं एसेंट फार्मूला। क्या बोलते हैं, एक्सेंट फार्मूला या एसेंट फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, एसेंट फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, मुझे स्पेलिंग जो भी है यही है। ये पता क्या होता है, एक मैंने बीकर लिया, क्या लिया, इस बीकर के अंदर ना एक ट्यूब डाला, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पतली सी ट्यूब डालते हैं, पतली सी ट्यूब। तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर पानी ऊपर आने लगता है, ऊपर, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं, तो कितने हाइट तक पानी आया, उस हाइट को निकालने के फॉर्मूले को ड्राइव करना होता है। क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले को ड्राइव। तो मान लो ये एक ट्यूब, एक चीज़ है जिसमें मैंने ट्यूब डाला, क्या डाला, ट्यूब। उस ट्यूब में जो पानी ना पानी इस हाइट तक पहुंचा, इस हाइट तक, तो मुझे हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो इस हाइट के फॉर्मूले को ही बोलते हैं एसेंट फार्मूला। क्या बोलते हैं, कि कितना ऊपर हाइट आया पानी का, उसे ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए आप क्या करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही करोगे। आप सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाओगे, उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए आप बोलोगे देखो भाई, यहाँ पर ना लिक्विड का सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। क्या होता है सरफेस टेंशन का, मैं से बस लाइन बना रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे उसके पास कि भाई ये सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, ये होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये भी एंगल ऑफ थीटा होता है। क्या होता है, क्वेश्चन आएगा फाइंड द फॉर्मूला फॉर कैपिलरी एक्शन, हाइट ऑफ कैपिलरी या एसेंट फॉर्मूला, यही करना है। इसको थीटा बोलते हैं, इसको टी क्या बोलते हैं, टी। तो बगल में हो जाता है टी कॉस थीटा। क्या होगा, इधर होगा टी साइन थीटा। नहीं, ये है कि भाई एक ट्यूब को पानी में डाला तो ट्यूब से ऊपर उठता है पानी। समझा नहीं मेरी बात को, जैसे, हाँ, अरे मरकरी क्यों, कोई भी लिक्विड हो सकता है। पेड़ों तक पानी कैसे पहुंचता है, पेड़ों तक पानी, पेड़ों तक, याद नहीं है, तौलिया तुम्हारी बॉडी से, तौलिया तुम्हारी बॉडी से कैसे सोखता है कैपिलरी एक्शन। तौलिए में छोटे छोटे वो होते हैं, पाइप जैसे बने हुए। सुनो बेटा मनीषा, गणेश जी कैसे अपने सूर से दूध पीते हैं, कैपिलरी एक्शन। आप आए नहीं होंगे उस टाइम पर, आए थे, ये सब पढ़ा रहा था मैं तो। ठीक है ना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, सब कुछ छोड़ो।
देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि आप एक पाइप लेते हो, किसी लिक्विड में डालते हो, उस पाइप में पानी ऊपर उठ जाता है, तो कितने हाइट तक उठा उसकी डेरिवेशन को क्या बोलते हैं हम, यही एक्सेंट फार्मूला। अब समझ रहा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इधर तोड़ना चाहूँ इधर भी, तो देखो ये टी होता है, क्या होता है टी, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे ये थीटा है, तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा इधर और टी साइन थीटा इधर। आपको ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। अब आप सुनो सुनो सुनो, नीचे वेट लग रहा होगा mg, क्या लग रहा होगा mg। अरे अगर लिक्विड इसमें भरा हुआ है तो नीचे वेट होगा ना mg। अरे mg होगा नहीं होगा बताओ, मैंने मान लिया यहाँ से mg लग रहा है। अब मुझे बताओ mg को कौन वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा। तो पता क्या बोलेंगे, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, टेंशन का फॉर्मूला जो होता है ना, टेंशन का फॉर्मूला वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और लेंथ यहाँ पर होगा 2 पाई आर। क्या होगा, क्योंकि भाई ये है लेंथ, पूरे में लग रहा है ना, पूरे सरफेस में, पूरे लिक्विड में, तो 2 पाई आर में। और जो टेंशन है, टेंशन वो टी नहीं है, ये एक्चुअली में टी कॉस थीटा है। क्या है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ बाई 2 पाई आर, एफ बाई 2 पाई आर। बात समझ पा रहे हो। अरे ये टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन, अब लेंथ तो 2 पाई आर है पूरे, ठीक है ना। और ये टेंशन, यहाँ पर टेंशन नहीं है, टी का कॉस थीटा है, टी, तो टी कॉस थीटा जो है ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे हम, फोर्स, तो फोर्स पता है कितना आएगा, फोर्स आएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। तो ये फोर्स है जो ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है ऊपर, और mg नीचे लग रहा है। तो हम बोलेंगे नाउ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, वो हमेशा mg के बराबर होगा। देखो ऐसे याद कर लो, जब मैंने टी कॉस थीटा निकाला, ये टी कॉस थीटा हल्के छोटे से लेंथ में, किस कौन से में लेंथ में, छोटे में, तो पूरे के लिए आपको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने पहले क्या किया, टेंशन लिया, टी कॉस थीटा को पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई किया, और यही पूरा फोर्स मिलके mg को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हमें हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट। तो ध्यान रखना बेटा कि ये तो टी कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर 2 पाई आर हो गया, और यहाँ मास पता क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो ये सेम चलता रहेगा, टी कॉस थीटा 2 पाई आर, क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ डेंसिटी डेंसिटी है, वॉल्यूम पता क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो हाइट क्या आ गया, देखो टी कॉस थीटा 2 पाई आर, यहाँ पर नीचे क्या आ गया, डेंसिटी, एरिया, जी, यहाँ पर हाइट, और यही फॉर्मूला है बेटा हमारा, यही हाइट का फॉर्मूला है, यही हाइट का। यहाँ पे टी लिख दो, टी मतलब सरफेस टेंशन, कॉस थीटा 2 पाई आर लिख दो, नीचे डेंसिटी की जगह डेंसिटी, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दो, यहाँ जी, आर से आर जाएगा, पाई से पाई जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा बाई रो आर जी। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, गुड बेटा, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, याद कर लेना इसको। मुझे लगता है आसान डेरिवेशन था, डेरिवेशन कुछ भी नहीं था, मैं बताऊँ याद कैसे करना है। तुम अगर ये सब नहीं करना चाहते मत करो। देखो टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा था, वो पूरे में 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, 2 पाई आर इंटू, वो mg को बैलेंस करेगा। इक्वल इक्वेशन बन गया। अब मास के ऊपर क्या लिख दोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम को लिख दोगे एरिया इंटू हाइट, या एरिया इंटू लेंथ, तो पूरी लेंथ मिल जाएगी या हाइट मिल जाएगी। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने फ्लूइड्स के डेरिवेशन कर लिए बहुत इजीली, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने फ्लूइड्स के डेरिवेशन बहुत इजीली कर लिया। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ व्हाट, डेरिवेशन ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कौन सा डेरिवेशन बहुत फेमस है बताओ, उसमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। अब तुम बोलोगे ना हमें अल्फा पता है, ना बीटा पता है, ना गामा पता है, तुम्हें पता ही क्या है सर, कह रही है बल्क मॉडुलस। सुनो सुनो, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पता है क्या होता है, देखो सुनो, अगर एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, ये होता है आपका लीनियर, बताओ क्या होता है ये बताओ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। बीटा क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन, या इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और गामा होता है वॉल्यूमेट्रिक
एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कहने का मतलब क्या है भाई, जब तुम हीट करोगे, क्या करोगे, हीट, तो हीट करने पे क्या होता है, लेंथ भी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो लेंथ बढ़ने का कोफिशिएंट होता है अल्फा, एरिया बढ़ेगा हीट करने से बीटा। इनके बीच में रिलेशन निकालना आता है, तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। इससे पहले कुछ बातों को याद कर लो। क्या याद कर लोगे, सुनो, याद ये करना है कि जब टेम्परेचर में चेंज, क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर 1 यूनिट हो, कितना यूनिट, 1 यूनिट। ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, क्या मतलब होता है इसका, लेंथ ऑफ इनिशियल टेम्परेचर अगर 1 यूनिट हो, कितना हो, तो अल्फा हमेशा चेंज इन लेंथ के बराबर होता है। अल्फा किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ के बराबर होता है। वैसे सेम अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 है, चेंज इन टेम्परेचर 1 है, चेंज इन एरिया 1 है, चेंज इन एरिया 1 है, सॉरी एरिया, सॉरी चेंज इन एरिया नहीं, इनिशियल एरिया 1 है, इनिशियल एरिया 1 है, तो बीटा हमेशा चेंज इन एरिया के बराबर होता है। वैसे अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 है, अगर एरिया, सॉरी वॉल्यूम इनिशियली तुम्हारा 1 है, तो जो गामा आएगा वो होगा चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। क्या बात समझ में आ गया, जब भी टेम्परेचर 1 हो, लेंथ 1 हो, तो ये लेंथ के बराबर होगा, चेंज इन लेंथ के बराबर। अगर एरिया 1 हो तो चेंज इन एरिया के बराबर होगा, अगर वॉल्यूम 1 हो तो चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये अगर जानते हैं तो हम इजीली इसका रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। पहला रिलेशन देखो, अल्फा और बीटा का रिलेशन देखो, अल्फा और बीटा का रिलेशन देखो कितना आसान है। तो हम बोलते हैं कि लेट एक स्क्वायर, हमारे पास क्या है, स्क्वायर, इस स्क्वायर को हमने हीट किया, स्क्वायर को हमने, अगर हमने हीट किया, कितने हिस्से हीट किया, टेम्परेचर 1 से, हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया 1 डिग्री सेल्सियस से, 1 यूनिट से, टेम्परेचर 1 से स्टार्ट किया, और इनिशियल लेंथ हमने कितना लिया, 1, लेंथ कितना लिया हमने, 1, इनिशियल लेंथ हमने क्या लिया, 1। तो मुझे बताओ इसका इनिशियल लेंथ मैंने 1 लिया, टेम्परेचर भी कितना चेंज किया, 1, तो इसका क्या लेंथ चेंज हुआ होगा, हाँ इसका जो लेंथ चेंज हुआ होगा वो लेंथ होगा आपका अल्फ़ा। मैंने क्या कहा था, लेंथ किसके बराबर होता है, अल्फ़ा के बराबर। जब भी आप टेम्परेचर 1 से बढ़ाओ और ओरिजिनल लेंथ कितना लो, 1, तो भाई हीट करोगे तो लेंथ बढ़ेगी, उसको अल्फ़ा बोल रहे, क्या बोल रहे, ये बढ़ा है तो क्या ये भी बढ़ा होगा, हाँ ये भी बढ़ा होगा, ये भी कितना बढ़ा होगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा बढ़ा होगा। अब मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ बीटा, हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, रिलेशन निकालना है बीटा और अल्फ़ा के बीच में। तो अगर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कैसे होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया क्या होगा, 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बोलोगे सर फाइनल एरिया कैसे हो गया, ये फाइनल एरिया सोचो, जब फाइनल वाला जो क्यूब है, क्यूब फाइनली क्यूब का लेंथ, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायर, उसका लेंथ है 1 प्लस अल्फ़ा, देखो 1 प्लस अल्फ़ा, और विड्थ भी कितना है, 1 प्लस अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। इनिशियल एरिया क्या होगा, देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, इनिशियली था 1, कितना था 1 इंटू 1, 1, तो ये बीटा आ गया। तो बीटा अगर मैं निकालूँ तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, खोल रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस 1 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर गया, तो बीटा आ गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पर ना अल्फ़ा स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे। बोलो क्यों 0 मान लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, क्या है। अब मुझे बताओ जब टेम्परेचर 1 से बढ़ाओगे तो लेंथ कितना चेंज होगा, बहुत कम, और कम का स्क्वायर क्या होता है, 0। अल्फ़ा मतलब चेंज इन लेंथ, और बहुत कम है तो कम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0, तो इसलिए हमने 0 मान लिया, बीटा आ गया 2 अल्फ़ा। क्या ये रिलेशन तुम्हें आ गया। अगर ठीक से समझाऊँ दोबारा देखो, मैंने कहा पहले ये 3 बात तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, जब भी टेम्परेचर 1 से चेंज हो, लेंथ इनिशियल 1 हो तो अल्फ़ा डेल्टा एल के बराबर होता है। दूसरा, टेम्परेचर 1 से चेंज हो, एरिया 1 हो तो ये डेल्टा ए के बराबर होता है, ये डेल्टा वी के बराबर होता है। मैंने इन 2 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रिलेशन निकाला। कैसे, पहले मैंने बोला कि भाई इनिशियल लेंथ मान लो 1 1 1, क्या मान लो, फिर टेम्परेचर 1 से बढ़ाओगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा, चेंज कितना होगा अल्फ़ा। फिर मैंने कहा बीटा होता क्या, चेंज इन एरिया के बराबर, चेंज इन, तो एरिया कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा। एक और डेरिवेशन होता है इसके अंदर, क्या वो पता क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बी अल्फ़ा एंड गामा, अल्फ़ा एंड गामा। तो इस तरह पता क्या करता हूँ मैं, सेम बात है, टेम्परेचर मैंने 1 से चेंज किया, वॉल्यूम मैंने 1 रखा, वॉल्यूम, ताकि जो हमारा गामा है
वो डेल्टा वी के बराबर हो, डेल्टा वी के, मेरी बात नहीं समझे, जो गामा है वो डेल्टा वी के बराबर हो और मेरा जो अल्फ़ा हो वो डेल्टा एल के बराबर। बात समझे मेरी बात को। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आप वॉल्यूम 1 ले लो, वॉल्यूम 1 कब हो सकता है, जब लेंथ भी 1 हो, विड्थ भी 1 हो, सब कुछ 1 हो। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, 1 1 वाले में यही होता है, गामा डेल्टा वी के बराबर और लेंथ डेल्टा एल के बराबर। अब मैंने क्यूब लिया, अब पता है कैसा क्यूब लिया, 1 मीटर, 1 मीटर, और हाइट भी मैंने 1 मीटर लिया। कितना लिया, 1 मीटर। तो मुझे बताओ क्या इसका वॉल्यूम 1 आएगा, हाँ भाई। क्या लेंथ इसका 1 है, हाँ भाई। क्या मैं टेम्परेचर 1 से चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना वो। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि जब आप इसका टेम्परेचर 1 से चेंज करोगे तो ये डेल्टा एल बढ़ेगा, इसका ये भी डेल्टा एल बढ़ेगा, और सब कुछ डेल्टा एल बढ़ेगा, हर साइड डेल्टा एल से बढ़ेगा, तीनों साइड डेल्टा एल से बढ़ेगा। अब तुम पता क्या बोल सकते हो, तुम बोलोगे मैं जानता हूँ विनो, क्या जानता हूँ मैं, कि भाई अगर गामा चेंज इन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, अगर तुम फाइनल वॉल्यूम निकालोगे तो साइड का क्यूब, साइड का, अब तुम्हारा साइड पता क्या है, 1 प्लस अल्फा क्यूब। साइड कितने से बढ़ता है, अल्फा से बढ़ता है। किससे बढ़ता है, जो चेंज इन लेंथ है वो अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है, तो साइड हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा क्यूब माइनस वॉल्यूम इनिशियल, साइड का क्यूब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। तो यहाँ से गामा का रिलेशन आ गया। क्या तुम्हें मुश्किल लग रहा है ये, अरे गधो कितना आसान है ये, क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, इससे हमारा क्या निकल के आ गया, सुनो, इससे हमारा गामा निकल के आ गया 1 स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2, ठीक है ना, 2a स्क्वायर बी प्लस 2b स्क्वायर ए माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब से 1 क्यूब गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी 3 a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए। अब सुनो ये क्यूब 0 हो गया, 1 1 कट गया, अल्फा क्यूब, छोटे का क्यूब और छोटा हो जाएगा। अरे जब भी छोटे की संख्या पे पावर आए 0 हो जाता है, अल्फा स्क्वायर तो 0 होता है, ये पीछे बताया था। तो क्या बचा, गामा इज इक्वल टू 3 × अल्फा। तो रिलेशन आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।